पीएमटी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में एक बड़ा विचित्र चीज सामने देखने को आई कि महिलाओं की चेस्ट नापने का प्रावधान इसमें दिया गया है, जो कि गलत है। अब इलेक्शन में आने वाले हैं तो वो आनन फानन में बड़ी बड़ी भर्तियां लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और ये घोषणाएं ना अत्याचार हैं। सरकार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से पोस्ट के 4 गुना अभ्यर्थियों को ही आगे एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देगी। ये है रूल। अपनी बात थोपते रहे, ये थोपराज सरकार है ना, सामने से तो कुछ सुनती नहीं है, सिर्फ अपनी कहती है, अपनी कह के बस बंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी व माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को ना प्रदेश के युवाओं की कुछ पड़ी है, ना उनकी बेरोजगारी दिख रही है, ना पीड़ा दिख रही है, ना दर्द दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना ही वे इसका समाधान करना चाहते हैं। वे शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर झुकाकर ये कहना चाहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है ताकि उन्हें कोई समाधान ना करना पड़े। आती हूँ विषय पर बेरोजगारी। सबसे पहले देश की स्थिति बताऊंगी 3 बिंदुओं में। पहला, वित्त वर्ष 2023 में प्राइवेट नौकरियों में 30% की गिरावट हुई है। दूसरा, स्टार्टअप निवेश में 36% की गिरावट। व तीसरा, सरकारी नौकरियों में 30 लाख पद खाली। ये बड़ी भयावह स्थिति है देश की। आते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में और भी बुरा हाल है। पिछले 2.5 से 3 सालों से यदि हम CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े उठाकर देखें तो हम 37.4% बेरोजगारी पर खड़े थे जनवरी 2023 में। पिछले 2.5 से 3 सालों में हम हमेशा ही 20 से 25% का आंकड़ा बेरोजगारी का क्रॉस करते आए हैं, जो कि बहुत भयंकर है, भयावह है। ऐसे में 2019 से कोई भी बड़ी भर्ती का न होना अपने आप में युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। अब इलेक्शन में आने वाले हैं तो वो आनन फानन में बड़ी बड़ी भर्तियां लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और ये घोषणाएं ना अत्याचार हैं। सच बताऊं कैसे, 2019 से सभी बड़ी भर्तियां यह कहकर रद्द की गई कि इन्हें CET के अंतर्गत करवाया जाएगा। CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक अम्ब्रेला टेस्ट की तरह होगा, जैसे कि ग्रुप सी की सारी भर्तियां, जैसे कि चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, 12वीं बेस्ड हो, ग्रेजुएशन बेस्ड हो, उन सभी को एक कॉमन एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, वो है CET। इसका कुछ प्रारूप यूँ रहेगा कि CET पहले एक पेपर लिया जाएगा, उसको जो क्वालिफाई करेगा उसका दूसरा पेपर लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा व फिर रिजल्ट दिया जाएगा। अब CET का पहला पेपर 5 व 6 नवंबर 2022 को 4 शिफ्ट में लिया गया। 11,22,000 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। CET का रिजल्ट 10 जनवरी 2023 को आया, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। यह है अपारदर्शिता का पहला उदाहरण। जो सरकार पारदर्शिता चिल्लाती रहती है, उन्होंने इतना बड़ा रिजल्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला? 11,22,000 लोगों ने आवेदन किया था ना, पहली चीज। दूसरी, 3,59,000 अभ्यर्थियों ने यह पेपर उत्तीर्ण किया। प्रश्न पत्र में त्रुटियां थी। त्रुटियों के लिए अभ्यर्थियों ने प्रति प्रश्न 100 रुपये देकर उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लेकिन रिवाइज्ड की को सार्वजनिक नहीं किया गया, ना ही रिवाइज्ड रिजल्ट दिया गया। ये था अपारदर्शिता का दूसरा बड़ा उदाहरण कि आप प्रति प्रश्न चार्ज भी कर रहे हैं 100 रुपये। आपने ना रिवाइज्ड की दी है, ना रिवाइज्ड रिजल्ट दिया है। क्यों नहीं दिया आपने? इसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से अभ्यर्थी कहते हैं कि आप पारदर्शिता बरतिए, तो कोर्ट ने इन्हें कहा भैया तुम पारदर्शिता बरत लो, तुम रिवाइज्ड रिजल्ट दो। तो कोर्ट के कहने पर 29 जून 2023 को ये रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें फिर से त्रुटियां मिली। त्रुटियों की कमी नहीं हो रही। अब हम ये नहीं जानते कि ये इनएफिशिएंट है या ये इनकी चालाकियां हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है, उसके ऊपर आती हूं पॉइंट वाइज फॉर्म में। पहला, सरकार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से पोस्ट के 4 गुना अभ्यर्थियों को ही आगे एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देगी। यह है रूल। इस रूल के खिलाफ लगभग हरियाणा के सभी युवा इसकी खिलाफत कर रहे हैं। वे सब इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा प्रदेश जहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप इतनी बड़ी भर्ती करवा रहे हैं, ग्रुप सी की 32,000 पोस्ट भरने वाले हैं, वहां पोस्ट के 4 गुना अभ्यर्थियों को ही अलाउ किया जाएगा, सभी को क्यों नहीं? एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा कि दीदी मैंने CET क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 47.5% अंक।
मैंने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मुझे अगला पेपर नहीं देने दिया जाएगा, मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? वाजिब सवाल है। क्वालिफाइड है, वो तो मेरिट में आया हुआ है, तो उसे क्यों नहीं ले रहे हैं आप? 4 गुना वाली नीति को युवाओं ने मुख्यमंत्री साहब के जनसंवाद कार्यक्रम से लेकर कोर्ट तक में चुनौती दी। जनसंवाद कार्यक्रम में इन बच्चों को उठा उठा के बाहर फेंका गया, धमकाया गया, हाथ से माइक छीने गए, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। अपनी बात थोपते रहे। ये थोपराज सरकार है ना, सामने से तो कुछ सुनती नहीं है, सिर्फ अपनी कहती है, अपनी कह के बस बंद। एक कॉमन पेपर से टॉप 4 गुना, 63 ग्रुप, 401 कैटेगरीज कैसे छांटेंगे? क्या फॉर्मूला है? टोटल पोस्ट का 4 गुना, ग्रुप वाइज 4 गुना या कैटेगरी वाइज 4 गुना? क्या है आपका फॉर्मूला? यह है अपारदर्शिता का तीसरा उदाहरण। आप अपनी प्रोसेस ही नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे करने वाले हैं इसे, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो किसी को भी ले सकते हैं। दूसरा बिंदु, 4 गुना ही क्यों? 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना या 20 गुना क्यों नहीं? हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व राजस्थान में पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है, वहां भी ऐसा ही सीईटी जैसा एग्जाम होता है और वहां 15 गुना लेते हैं। हरियाणा में जहां बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां 4 गुना का क्यों? सेंटर में भी जितने एसएससी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वहां 10, 12, 15, 20 गुना लेते हैं, लेकिन हरियाणा में 4 गुना क्यों रखा है? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, टेक्निकल पोस्ट है, जैसे जेई है या सैनिटरी इंस्पेक्टर है या जेएससी है या असिस्टेंट लाइनमैन है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट है, इन सबको एक नॉन टेक्निकल पेपर सीईटी से कैसे आंक रहे हैं आप? आपको कैसे पता कि इस नॉन टेक्निकल पेपर से आंक के कोई अच्छा जेई बनेगा या कोई अच्छा जेएससी बनेगा या कोई अच्छा आर्किटेक्चर असिस्टेंट बनेगा? आप कैसे इसको कह सकते हैं? ये तो वही बात हुई ना कि अरिजीत सिंह और आप इनको कहें, विराट कोहली को, कि तुम एरोप्लेन उड़ा के दिखाओ, तो उनकी योग्यताएं तो अलग अलग है। तो अलग अलग योग्यताओं वाले इंसान से आप एक ही पेपर करवा के कैसे कह सकते हैं कि वे सही होंगे या ठीक होंगे? उन्हें आगे तो आप बैठने का मौका दे नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 12th बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले सभी से एक पेपर दिलवा लिया और उनसे अब आगे उनकी पोस्ट का, मान लीजिए जेई की यदि 10 पोस्टें निकलती हैं तो 40 बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट का 4 गुना लेना है अगला एग्जाम देने के लिए। लेकिन जेई की क्या पता योग्यता रखते हो 10,000 बच्चे, तो कहाँ जाएंगे बाकी के बच्चे? क्या करेंगे वो? बेरोजगार बच्चे आपसे क्या मांग रहे हैं? पेपर में बैठने का मौका, और इसे चैलेंज कर चुके हैं एग्जामिनेशन से पहले कोर्ट में भी। तो सरकार अपने इतना अड़ियल रुख क्यों अपनाए बैठी है? चौथा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, जिन अभ्यर्थियों के अंक 47.50 से कम थे, 47.50 एक क्वालिफाइंग अंक थे, जिनके इससे कम अंक थे उन्हें भी उत्तीर्ण दिखाया गया। 38 अंक वाले को, 40 वाले को, 42 वाले को, 45 वाले को उत्तीर्ण दिखाया गया। क्यों? 47.50 पे है कट ऑफ। तो जिन अभ्यर्थियों ने सोशियो इकोनॉमिक के अंक छोड़े थे या जिन अभ्यर्थियों ने सोशियो इकोनॉमिक के अंक क्लेम किए थे, उनके ना अंक हटाए गए ना घटाए गए। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा किया गया है। क्यों? 5 अंक क्या थोड़े होते हैं? आप बढ़ा भी रहे हो, आप घटा भी रहे हो। और एक और मैं आपको बात बता दूं, हरियाणा के अभ्यर्थियों को वो 5 अंक लेने के लिए पीपीपी आईडी और पता नहीं कितनी 70 तरीके की परमिशंस दिखानी है, लेकिन हरियाणा से बाहर के युवाओं को वो 5 अंक धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को 5 अंक देंगे ये। इसमें ईडब्ल्यूएस और ईएसएम, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के बहुत सारे अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में दर्शाया गया है। क्या करें वो अभ्यर्थी? ये चीजें चेंज करवाने के लिए क्या कोर्ट जाएं? क्योंकि वो कमीशन के धक्के तो खा चुके हैं। आप इन चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो एक जो योग्य बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा, रह जाएगा। फेक सोशियो इकोनॉमिक अंकों का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फेक सोशियो इकोनॉमिक के अंक ले रखे हैं। अब इस रिजल्ट के आधार पे यदि उनको 4 गुना में ले लिया जाता है तो जो असल बच्चा होगा वो कहाँ जाएगा? उसको कहाँ रखेंगे आप? और जो नॉर्मलाइजेशन का आपने फॉर्मूला लगाया वो कैसे लगाया है? कितने अंक किसके बढ़ाए, कितने अंक किसके घटाए, नॉर्मलाइज्ड अंक कितने थे और रॉन्ग कितने थे, ये सब बताएं। लेकिन वही है ना कि ये अपारदर्शी सरकार है, केवल पारदर्शिता के नारे लगाती है, कुछ नहीं करती है। इसमें 5वां बिंदु, बिना रिजल्ट रिवाइज किए, बिना रिवाइज किए दिए इन्होंने क्या किया? पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल क्यों जारी किया जब आपने पहले चीजें ही चेंज नहीं की थी? और उसमें भी भयंकर त्रुटियां मिली हैं। त्रुटियां कैसी मिली कि इन्होंने क्या किया कि जिसके कट ऑफ से कम अंक थे, यदि मैं डिप्टी रेंजर की बात करूं 76 थे, तो 71 वाले को बुला रहे हैं।
68 वाले को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आ गई थी, बच्चे आपसे खींच के ले आए थे कोर्ट से, तो वहाँ बच्चे मिलान कर रहे हैं, लेकिन बुला रहे हैं। या तो ये इनकी इनएफिशिएंसी है या चालाकी है, ना उसे ठीक कर रहे हैं। ठीक करने का नाम लेते हो तो इसमें छठा बिंदु इंपॉर्टेंट, पीएमटी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में एक बड़ा विचित्र चीज सामने देखने को आई कि महिलाओं की चेस्ट नापने का प्रावधान इसमें दिया गया है, जो कि गलत है। हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हरियाणा में हमारी जितनी लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे पोस्ट है हरियाणा में, चाहे वो आपकी डीएसपी है या कांस्टेबल है या एसआई है, पुलिस की पोस्ट, या हम सेंटर में देखें आईपीएस है या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे महिलाओं की चेस्ट नहीं नापी जाती है। एंड आई एम सॉरी, महिलाओं की चेस्ट नहीं होती है, ब्रेस्ट होती है। तो उसमें मैनिपुलेशन का पूरा खतरा है। आप किसी भी उस पैमाने को ऊपर नीचे करके किसी बच्ची को बाहर निकाल सकते हो, और वो कोर्ट भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इस चीज़ के साथ सोशल स्टिग्मा जुड़ा आता है। तो ज़रूरत क्या है आपको? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कराते हैं, एनडीए में नहीं कराते हैं, पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कराते हैं। आप क्यों करा रहे हैं? जब ये इस मामले ने तूल पकड़ा और जब इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं ने भी बोला, तब सरकार का ये रुख था। उन्होंने कहा कि ये तो 1998 से रूल चला आ रहा है, पिछली सरकारों ने चला रखा है, हमने थोड़े चलाया, इसलिए हम भी नहीं हटाते हैं। तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट लगी मुझे, और पल्ला झाड़ नीति के तहत लगी कि आप क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? आपको यदि गलत लगता है तो आप इसे चेंज करें। हाँ, मिलिट्री में इसको नापा जाता है लंग कैपेसिटी जानने के लिए, लेकिन लंग कैपेसिटी जानने के और भी तरीके हैं, और हमारे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ फॉरेस्ट कितने हैं बताए जरा, फॉरेस्ट मिनिस्टर बताए कितने % फॉरेस्ट है, और डिप्टी रेंजर की नेचर ऑफ जॉब क्या है? ये सवाल मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि वो इस चीज़ को बताएं। तो हमारे यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, वो हटा सकते हैं। यदि उन्हें गलत लगता है तो हटाना चाहिए, इसे नहीं कैरी ऑन करना चाहिए।